गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए डेली हम 50 लुसेंट और एनसीईआरटी के जीके जीएस के प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स। और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है फ्रेंड्स, लुसेंट और एनसीईआरटी के हम लोग सेट करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। डेली क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए, एक रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं फ्रेंड्स, और एक लाइव क्लास चल रही है जो 7 PM में चल रही है। तो ये जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, और डेली जो क्लास ले रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो होते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस मेरे लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखिए, और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे ना, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथियों को भी पढ़ने का मौका दीजिए फ्रेंड्स। तो ये जो क्लास हम लोग का है मिक्स कंटेंट, यानी सारे जो प्रश्न होते हैं हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हुए मिक्स कंटेंट के तौर पर जो है आप लोगों के लिए प्रश्न लेते हैं। तो सेट आज हम लोग का है फ्रेंड्स 9, और हम लोग का जो क्लास है ना, यानी 62वां जो है हम लोग का क्लास है आज यहाँ है फ्रेंड्स। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग चैनल पर नए होंगे तो फ्रेंड्स, ठीक ना। और आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मेरे फैमिली को बड़ा करने में आप लोगों का सहयोग हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस हमारा सहयोग कीजिए, और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, और हमेशा आप लोगों के लिए प्रश्न जो होगा एनसीईआरटी और लुसेंट कंप्लीटली आप लोगों को हम करा देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक ना। तो याद रखना होगा फ्रेंड्स कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था फ्रेंड्स। तो भारत में पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था फ्रेंड्स 1986 में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? तो 1986 में किया गया था। ओके, ये सारे कुछ ध्यान में रखिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे सेकंड जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है, यानी यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स कृत्रिम परितंत्र की बात किया है भाई। और ये प्लस प्रश्न जो है लुसेंट में दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न जो है लुसेंट में दिया गया है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मतलब दोनों का जो हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम पारितंत्र है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। बन दिया गया है यहाँ पे समुद्र, झील और डी बगीचा। तो अगर बात करेंगे यहाँ का बगीचा का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। कृत्रिम जो पारितंत्र हो जाएगा, परितंत्र हो जाएगा ना, वह डी ऑप्शन सही जाएगा। बगीचा को सही करिएगा। इसके बाद बात करेंगे तीसरा प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। जो ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज्यादा मात्रा में इफेक्ट कौन सी करती है फ्रेंड्स? तो वह होती है जल वाष्प करती है। कौन सी करती है फ्रेंड्स? वह हो जाएगा जल वाष्प करती है। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे चौथा प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यह भी मस्त प्रश्न है। तो भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम जो है बिंदु के नाम बोला गया है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। कन्याकुमारी को मेरे साथियों सही करिएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स कन्याकुमारी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु याद रखना होगा फ्रेंड्स, कन्याकुमारी हो जाएगा ना। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का वन जो होता है सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया है फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे भाई सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है भाई कि कौन जो है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला में दिया गया है स्टेटमेंट्स में कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो कथन जो है कह रहा है फ्रेंड्स कि हिमालय के जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर पहला तो सही जाएगा। दूसरा की बात करेंगे भाई कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं भाई, पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो सेकेंड जो ऑप्शन हो जाएगा भाई गलत जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो केवल पहला ऑप्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, ये सही जाएगा। आप लोग ए ऑप्शन को सही करिएगा।
आगे बात करेंगे जो 7 नंबर प्रश्न है। 7 प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है फ्रेंड्स, उसका जो नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा भाई, और कंप्लीटली देखिएगा लेक्चर को, शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई, यहाँ पे 8 प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो चाय की खेती के लिए देख सकते हैं यहाँ पे अम्लीय दिया गया है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी यहाँ पे सही होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। चाय की खेती के लिए जो अधिकतम जो सर्वाधिक मिट्टी माना जाता है वह अम्लीय होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन मेरे भाई सही चला जाएगा। ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं भाई, अगला देख लेंगे हम लोग प्रश्न। यहाँ पे आते हैं, प्रश्न 9 है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर जो प्रश्न है कि मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून जो होता है निर्वर्तन कब होता है भाई? तो जब उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन मेरे साथियों देख रहे हैं आप लोग, ये सही जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही करिएगा। आगे बात करेंगे, 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा, काराकस इज राइट आंसर। क्या होगा फ्रेंड्स? काराकस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 11 प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा गलत है यहाँ पे दिया गया है। तो बात करेंगे भारत में चक्रवात, बिल्कुल सही बात है, इसे नाम दिया गया। चीन को टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को विली विली बोला जाता है, और अमेरिका को बागियो बोला जाता है। गलत जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है भाई, इसे आप लोग गलत करिएगा। यही तो पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अमेरिका बागियो, ये गलत जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 12 प्रश्न। 12 प्रश्न है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति फ्रेंड्स ये कहाँ पे पाई जाती है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना मेरे भाई, सही जाएगा। कर्क और मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक ना फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का प्रश्न चला जाएगा। आगे बात करेंगे 13 प्रश्न की सुवर्णसिंह समिति का संबंध किससे हो जाएगा। सुवर्णसिंह समिति का संबंध जो हो जाएगा मूल कर्तव्यों से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सी ऑप्शन में दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक ना, तो सुवर्णसिंह समिति का संबंध जो होगा फ्रेंड्स मूल कर्तव्यों से हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 14 प्रश्न है। 14 नंबर जो प्रश्न है कि न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है फ्रेंड्स? तो उसका नाम हो जाएगा आर्टिकल 42। यानी बात करेंगे आर्टिकल जो 42 में फ्रेंड्स है, न्याय उचित और मानवीय जो कार्य दशाएं हैं, जो मातृत्व सहायता है, ये जो है आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे साथियों सही चला जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये सही चला जाएगा। ठीक है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के जो है संबंध में। तो बात करेंगे यहाँ पे पहला जो विकल्प दिया गया है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष यानी 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, 6 वर्ष यानी 62 वर्ष तक हो सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो फ्रेंड्स पहला भी सही जाएगा, यहाँ पे सेकेंड भी सही चला जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे तीसरा चला जाएगा। अरे भैया कहाँ पे दिया गया है? तो देख सकते, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है भाई उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पे सारा विकल्प जो हो जाएगा सही जाएगा। सारे स्टेटमेंट्स जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में बिल्कुल सही जा रहा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त शानदार प्रश्न है। तो 15% से नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। कितने प्रतिशत से नहीं होना चाहिए भाई? तो 15% से नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे 17 प्रश्न है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो उच्चतम न्यायालय की ये जो अधिकार में आता है न्याय आदेश
क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्याय आदेश जो दिया गया है ना फ्रेंड्स बी ऑप्शन में, ये मेरे भाई सही जाएगा। तो याद रख लेना होगा फ्रेंड्स आप लोगों को कि रिट जारी करने का जो अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय के पास, वह होता है न्याय आदेश क्षेत्राधिकार। राइट है, आगे बात करेंगे, बी ऑप्शन सही जाएगा। 18 प्रश्न है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। दल बदल अधिनियम जो है संशोधन कब पारित किया गया था, 1985 में किया गया था। राइट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन को भाई सही कर लीजिएगा कि दल बदल अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये 1985 में पारित किया गया था। राइट आंसर बी सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न 19 है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम यानी 1919 यानी भारत शासन अधिनियम जो है 1919 में फ्रेंड्स जो है चुनाव का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे भाइयों सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे, 20 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाओं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस आर्टिकल के तहत है भाई, किस आर्टिकल में मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 78 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 78 में प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के सूचनाओं प्रदान करने का जो होता है कर्तव्य जो का उल्लेख जो किया गया है 78 में किया गया है। आगे बात करेंगे, 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखना होगा कि जो दक्षिण कोरिया है ना, इसे प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न 22 है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर भाई यहाँ पे सही जाएगा बी आंसर। अगर बात करेंगे 23 प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। बहुत मस्त प्रश्न है। तो बनारस अधिवेशन 1905। बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन सही चला जाएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के द्वारा जो है बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है भाई कि कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया है भाई। तो पारित किया गया है 14 जून 1947। याद करना होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है 14 जून 1947 में किया गया है। आगे देखिएगा 25 प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो बात करेंगे फ्रेंड्स लॉर्ड वेवले। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भाई आप लोग बी ऑप्शन को मेरे साथियों शेयर करिएगा और क्लास की सेशन को आप लोग मेरे साथियों सभी फ्रेंड्स जो है शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। ठीक ना भाई, तो ये क्लास आप लोगों के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा सारे साथियों और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। आगे बात करेंगे भाई 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किए थे। ठीक है, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था। तो मंगल पांडे को कब फांसी मिला था, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, यानी बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा 8 अप्रैल 1857 को सही करिएगा। आगे बात करेंगे 27 प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे बंगाल हो जाएगा, संयुक्त प्रांत है, असम की बात करेंगे फ्रेंड्स ये सही होगा। ठीक है, बहावी आंदोलन का ये जो एरिया माना जाता है असम को नहीं माना जाता है, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। 28 प्रश्न है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। पुस्तक जो है एक देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के सामने है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक के राइटर का क्या नाम हो जाएगा। तब BS नयपाल को सही करिएगा। BS नयपाल जो है फ्रेंड्स एरिया ऑफ डार्कनेस के जो है लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही जाएगा। अगर बात करेंगे 29 प्रश्न पे कि इसको मिलान करना है फ्रेंड्स, क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सूरत की संधि, इसके बाद है पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि। बहुत
जबरदस्त प्रश्न है। तो सूरत की संधि हुआ था 1775 में, ठीक है। पूना की संधि 1817 में हुआ था। तो यहाँ पे बात करेंगे ए का चौथा चला जाएगा और बी का तीसरा कहाँ पे चला गया, तो भैया ये तो सीधा सीधी ए गलत जाएगा, डी गलत जाएगा। बी की बात करेंगे तो 4 3 तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ा जाए फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में, यानी सी का पहला सही जाएगा। तो सीधा सी बात है, बी चला गया गलत, तो सी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा। देवगांव की संधि की बात करेंगे तो 1803 में हुआ था, ठीक है। डी का दूसरा होगा। तो भाई याद रख लीजिएगा, 4 3 1 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा। तो सूरत की संधि 1775, पुणे की संधि 1817, पुरंदर की संधि तो 1665 और देवगांव की संधि 1803 हो जाएगा, राइट है। आगे बात करेंगे भाइयों, देखिएगा अगला प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स उस ग्रंथ का नाम हो जाएगा मृच्छकटिकम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ये सही करिएगा। मृच्छकटिकम में जो है फ्रेंड्स गुप्त काल के बारे में अच्छे तरीका से जानकारी मिलती है। 31 प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल जो है किस धर्म का अनुयायी था। तो मान बात करेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन दिया गया ना, जैन धर्म का, बिल्कुल सही जाएगा। जो खारवेल जो शासक था फ्रेंड्स, ये जैन धर्म से रिलेटेड था, जैन धर्म का अनुयायी माना जाता था किसको, खारवेल को, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 32 प्रश्न है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त है। राइट आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त शासक से संबंधित हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 33 प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे ना, पल्लव वंश के शासक, इज राइट आंसर सही जाएगा, ठीक है। जो कैलाश मंदिर है फ्रेंड्स, ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, बी ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत जबरदस्त भी प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, ठीक है। साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या भी कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक है सेड्रोकटस और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है, मतलब ये बातों को जो है किसने बताया गया है फ्रेंड्स, किसने बताया है। तो इसका नाम हो जाएगा एस्थिन को सही करिएगा, ठीक है। ये जो बातें हैं एस्थिन के द्वारा कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सिकंदर की जब मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु हो गया था, उसके बाद जो भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही गवर्नरों की हत्या भी कर दिया और इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस और चंद्रगुप्त के विषय में लिख दिया, ठीक है, एस्थिन के द्वारा। आगे बात करेंगे, 35 प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकेंड तक रहता है मेरे भाई, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 36 प्रश्न है, 36 प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है। तो उसका नाम हो जाएगा आइरिस। किसके द्वारा होता है नियंत्रण होता है फ्रेंड्स, तो आइरिस के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे, 37 प्रश्न है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। तो ये तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी, यहाँ पे बी ऑप्शन को सही करेंगे, जो है ब्रिक में जाकर छनती है, ठीक है, जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां होती है फ्रेंड्स। 38 प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। तो बात करेंगे 55 से 60% जो भाग होता है फ्रेंड्स रक्त का, ये होता है प्लाज्मा होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न 39 है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। तो फ्लोरिजिन होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, फ्लोरिजिन होता है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है फ्लोरिजिन, ये फ्लोरिजिन जो है ना फ्रेंड्स एक प्रकार का हार्मोन है। 40 प्रश्न है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो यह होता है फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण। आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन में भाई सही दिया गया, दोनों चीज हो जाएगा, परावर्तन भी होगा और साथियों अपवर्तन भी हो जाएगा। 41 प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या बोला जाता है। तो बोला जाता है उसे सहसंयोजक बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, उसे सहसंयोजक बल बोला जाता है, सहसंयोजक बल होता है ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं। अभिकारक बोला जाता है, ठीक है। अभिकर्मक अवकारक प्रतिफल गलत जाएगा, अभिकारक को सही करिएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स।
ओके। 43 प्रश्न की बात करेंगे। 12 के को जल में घोलने पर क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि 12 को जल में घोलने पर क्या जो होता है फ्रेंड्स से मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं OH, यानी OH के पावर माइनस होता है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोक्साइड आयन। ये सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स OH नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो बात करेंगे 2.2 होता है। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 45 है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है फ्रेंड्स? तो सामान्यता के कारण होता है। ध्यान में रखना होगा, बहुत मस्त प्रश्न है। बहुत सारे साथी यहाँ पे भटक जाते हैं, गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं फ्रेंड्स कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से है? तो सामान्यता के कारण होता है। किसके वजह से? तो सामान्यता के वजह से। 46 प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे सियोफाइटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उसे सियोफाइटस बोला जाता है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन सही चला जाएगा, छाया में पनपने वाले पौधे को सियोफाइटस बोला जाता है। 47 है प्रश्न कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा फ्रेंड्स तो ये रूस और फिनलैंड के बीच है। कल हम आप लोग को बताए भी थे, रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेनरहीन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। अब आप लोगों से भारत चीन भारत पाकिस्तान नहीं पूछेगा, ध्यान रखना होगा, कुछ अलग ही पूछा जाएगा एग्जाम में। रूस और फिनलैंड याद रख लीजिएगा, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा रूस और फिनलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे 48 प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। सी ऑप्शन सही चला जाएगा। 49 प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष से किया गया था? तो 2007 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए सही जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत हुआ था 2007 में हुआ था। और एक लास्ट आखिरी प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या होता है फ्रेंड्स? तो PPJ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? PPJ होता है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन भाई सही जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो है भाई NCERT का और मेरे साथियों लुसेंट के दोनों के मिक्स यानी निचोड़ प्रश्न थे। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।